स्टार्ट विद जीएसटी। आपको जो सीए के अंदर जीएसटी है उसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे, ये जीएसटी और इंट्रोडक्शन उसके बारे में, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे देखें, अगर डीयू के हिसाब से देखें तो वो बीकॉम ऑनर्स वगैरह के लिए हैं। जीएसटी एंड कस्टम वो सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जीएसटी का, विच इज़ योर स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन एग्जाम्शन का जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। लेसन नंबर 1 यही रहेगा। यूनिट 1 में स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्शन है। लेसन नंबर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ओके, सो मैं एक बारी क्लियर करने के लिए लिख देती हूँ, फॉर डीयू इट इज योर लेसन नंबर 1 ऑफ जीएसटी एंड कस्टम लॉ, एंड फॉर द सीए जीएसटी इट इज योर चैप्टर नंबर 1 बेटा, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ओके, सब में दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस आगे जो एक्स्ट्रा जिन जिन के लिए होगा वो मैं बताती जाऊंगी, मैं कुछ भी आई विल नॉट लीव एनी टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जो हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो हमारी गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट इज टू फुलफिल बेसिक एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री। और अगर इन कंट्रीज को अगर बेसिक और डेवलपमेंटल नीड्स पूरी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उनको चाहिए मनी। और वो मनी कहाँ से आएगी, वो लेंगे ये, किससे लेंगे, ये पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द कंट्री। नाउ हाउ, उनके पास रेवेन्यू आता है किस चीज़ का, पीपल ऑफ द कंट्री के पास, पीपल ऑफ द कंट्री से उनके पास क्या आता है, किसके पास, गवर्नमेंट के पास क्या आता है, रेवेन्यू, विच इज नोन एज टैक्स। टैक्स, ठीक है। किस किस चीज़ों के लिए उनको चाहिए होते हैं, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, लॉ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सैनिटेशन के लिए, राइट। एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस, ठीक है। It is a prime responsibility of the government to fulfill the increasing developmental needs of the country and its people by way of public expenditure. Okay, and through the collection of tax is to the argument as much revenue as possible to the government to provide public services. Over the years, it can be used as an instrument of fiscal policy. Fiscal policy government की होती है, ठीक है। Monetary policies of in our nation is RBI. आरबीआई बनाती है वो। दस टैक्सेस आर कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, ऑफ एनी गवर्नमेंट, the primary responsibility of any government is to fulfill the basic and development needs of the country and its citizens through public expenditure and welfare services, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, this। और जो प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के पास, कहाँ से द फाइनेंस इज पब्लिक एक्सपेंडिचर इज टैक्सेस। टैक्सेस क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, नहीं तो उन पे चार्जेस लग जाते हैं। ओके, मॉनेटरी बर्डन है उनके पास, इसके इम्पोज अपॉन द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स पे क्या इम्पोज करते हैं वो, मैंडेटरी मॉनेटरी बर्डन या प्रॉपर्टी ओनर्स के पास टू फाइनेंस द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक वेलफेयर, राइट। इट इज क्रूशियल टू नोट दैट द टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन। टैक्स कोई डोनेशन नहीं है, ये वॉलंटरी नहीं है कि अपने आप भाई हमारा तो टैक्स जो है ना वो 100 रुपये का बन रहा था, हमने दान में ना 500 रुपये दे दिए। नो, यू कांट डू दिस, ठीक है। तो ये क्या है, कोई डोनेशन नहीं है या पेमेंट ऐसी वॉलंटरी करने वाली नहीं है, बट एक कंपल्सरी इम्पोजिशन है ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट बॉडीज अंडर लेजिस्लेटिव स्टेटस, ठीक है। अब ठीक है, टैक्स है, टैक्स क्या हुआ, एक पेक्यूनरी बर्डन हुआ, पेक्यूनरी यानी वही मॉनेटरी बर्डन हुआ जो इंडिविजुअल्स पे लगाया गया, प्रॉपर्टी ओनर्स पे लगाया गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, राइट। सिंपल वर्ड्स में बोले, टैक्स इज नथिंग बट द मनी दैट द पीपल पे टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, देने के लिए। ओके, नाउ देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक ही तरीके का टैक्स नहीं होता, अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं, ठीक है। नाउ टैक्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट स्ट्रीम्स। ब्रॉडली मेनली हम उसको दो स्ट्रीम्स में बांटते हैं, बेस्ड ऑन द अल्टीमेट इंसिडेंस, उनके इंसिडेंस पे, इम्पैक्ट पे और शिफ्टिंग बिहेवियर पे। ये बताऊंगी क्या होता है, अगर बहुत को तो पता भी होगा। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, 11th-12th में भी पढ़ा होगा, कॉमर्स अगर बैकग्राउंड से, तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब what are direct taxes, what are indirect taxes? A direct tax is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayer and paid directly to the government by the person or on whom it is imposed. डायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको बोला गया पे करने के लिए उसी ने पे किया, जिसका बर्डन था, मतलब जिसको पे करना है उसी के ऊपर बर्डन गया है। जो टैक्स पेयर होता है
जो जिसने टैक्स दिया वो वही देता है और वही उसी के ऊपर बर्डन शिफ्ट होता है। यहाँ पे कुछ भी शिफ्ट नहीं होता किसी के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स। जो टैक्स पेयर होता है वो किसी और के ऊपर बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। A significant direct tax imposed in India is income tax। और मेनली हम एग्जांपल देते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमारा इनकम टैक्स होता है, ठीक है। इनकम टैक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम फर्दर कभी पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या मेनली हम क्या बोलते हैं, जीएसटी, जो जिसको देना है उसको देना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने एक लैंड खरीदा, ठीक है, हमने लैंड खरीदा, उस पर लगेगा इनकम टैक्स। वाई, सॉरी खरीदा नहीं, बेचा, हमने क्या किया, सेल किया, हमने सेल किया लैंड को, उस पर लगेगा इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि हमें क्या हो रहा है, इसको बेचने के बाद हमें कैपिटल गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, कैपिटल गेन, तो उस पर लगेगा इनकम टैक्स कैपिटल गेन का। अब यहीं पर मानो मैंने क्या खरीदा, आई बाय अ चॉकलेट फ्रॉम अ लोकल शॉप, ठीक है। अब चॉकलेट पर लगता है जीएसटी, ओके। क्या लगता है, जीएसटी। यहाँ फिर छोड़ो, चॉकलेट भी छोड़ो, मैं गई रेस्टोरेंट में जाके यहाँ पे मैं क्या किया था, एक लैंड खरीदा था जिसपे हमने इनकम टैक्स लगाया था, विच इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, कि मेरा फ़ायदा हुआ है, मुझे पैसे मिले हैं तो मैं ही जो है गवर्नमेंट को पे करूँगी, राइट। मुझे अगर मान लो मैंने कितने का बेचा, मैंने 1 करोड़ का बेचा, तो मैं ही जो है गवर्नमेंट को 30 लाख रुपीज़ दूंगी, फॉर एग्जाम्पल। 30% तो नहीं लगता, 12.5 मान लो वेरी क्लियर, 12.5 लाख रुपीज़ दूंगी। अब नाउ यहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट में गई, ठीक है, वहां पर मेरा बिल बना टोटल 2000 का। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे लगता है जीएसटी। क्या लगता है, जीएसटी। मेरा कितना बिल बना, कायदे से बनना किसका चाहिए था, यहाँ पे 2000 रुपीज जो है, जो मैं खाने के दे रही हूँ, वो किसको दे रही हूँ, रेस्टोरेंट वालों को। तो पैसे कौन कमा रहा है, रेस्टोरेंट वाले कमा रहे हैं। तो बाकायदे से तो रेस्टोरेंट वालों को पैसे देने चाहिए ना, रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो उनको गवर्नमेंट को देने चाहिए, वही देते हैं। पर लेते किससे हैं, कस्टमर से। मान लो 2.5%, 2.5%, 5% टोटल लगता है, आईजीएसटी लगता है, एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी 2.5% लग गया, एसजीएसटी 2.5% लग गया, ऐसे लग गया, तो जो भी है मतलब, तो उतना लग जाता है, उनको दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कस्टम मान लो मेरे से जो है पे कराया, मैंने हकीकत में पैसे दिए किसको, रेस्टोरेंट वालों को, और फिर रेस्टोरेंट वाले ने दिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने क्या बोला था, रेस्टोरेंट वाले पे करेंगे, यानी हकीकत में टैक्स पेयर कौन है, रेस्टोरेंट। लेकिन बर्डन किस पे आया, मेरे पे आया। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कि दे तो रहे हैं ये गवर्नमेंट को, नाम आएगा इन्होंने दिया, लेकिन हकीकत में तो हमने दिया था ना। लेकिन इनडायरेक्ट उसमें डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ था, इनकम टैक्स में क्या हुआ था, जिसने कमाए पैसे उसी ने ही गवर्नमेंट को दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में, तो क्या होगा डेफिनेशन में, कि टैक्स लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम। डायरेक्ट टैक्स में इनकम के ऊपर ही टैक्स लगता है, या फिर वेल्थ के ऊपर टैक्स लगता है, या प्रॉफिट ऑफ अ पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है, डायरेक्टली उस पर लगता है। क्या मैंने खाना खाया उससे मुझे कोई प्रॉफिट हुआ, कोई मेरी इनकम हुई, कोई मेरी वेल्थ जनरेट हुई, नहीं, लेकिन फिर भी मुझे देना पड़ा, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। कि टैक्स लेविड ऑन द प्राइस ऑफ फूड और सर्विस, मैंने गुड्स में खाना खाया था, रेस्टोरेंट की सर्विसेज ली थी, ठीक है, उस पे मेरा टैक्स लगा, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज योर जीएसटी। तो टैक्स लेविड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड या सर्विस, जो अभी हम गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं उन पे जो टैक्स लगता है, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। तभी तो जीएसटी गुड्स फॉर सॉरी जीएसटी इज योर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स ये हो गया, डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली लेविड ऑन दी इनकम, वेल्थ और प्रॉफिट ऑफ दी पर्सन। अब नाउ इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट की क्या इंसिडेंस होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस पे अल्टीमेट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, और जो इनिशियल इंसिडेंस होती है वो एग्जैक्ट सेम पर्सन पर लगती है। मतलब क्या, कि जो पर्सन जो अल्टीमेटली जो पे करेगा और जिसको पे करना चाहिए, वो दोनों एक ही होते हैं। अल्टीमेट इम्पैक्ट और जो इनिशियल इंसिडेंस होता है वो एक ही बंदा
पे पड़ता है। और यहाँ पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग पे पड़ता है। वेंडर जो है वो शिफ्ट कर देता है अपना बर्डन किस पे, कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर पे बर्डन आ जाता है, और वेंडर जो है वो टैक्स पेयर कहलाते हैं, क्योंकि वो जो है वो देता है गवर्नमेंट को अपना टैक्स। ओके, नाउ लेविड ऑन, ये लगता किस पे, डायरेक्ट टैक्सेस पे लगता है, इनकम पे, कुछ भी इनकम जनरेट हुई है उस पे, वेल्थ जनरेट हुई है उस पे, कोई भी प्रॉफिट हुआ है उस पे। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ठीक है। बर्डन शिफ्टिंग, बर्डन शिफ्टिंग में क्या है, नो शिफ्टिंग, द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनीवन एल्स। इसमें यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में कोई भी बर्डन जो है किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता, वो डायरेक्टली कौन बॉर्न करेगा, टैक्स पेयर बॉर्न करेगा, टैक्स पेयर पे लगेगा। ठीक है। यहाँ पर शिफ्टिंग अलाउड, जीएसटी में या हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग अलाउड होती है। ठीक है, अलाउड होती है। द बर्डन इज शिफ्टेड टू द सब्सिक्वेंट बायर, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट बायर होता है, जो खरीद रहा होता है, उस पर वो बर्डन शिफ्ट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द फाइनल कस्टमर। और फिर जो फाइनल कस्टमर होता है लास्ट में, एंड में होता है, मान लो यहाँ पे हमारा फैक्ट्री है, उसने होलसेलर को बांटा, होलसेलर ने जो है किसको दिया, रिटेलर को दिया, रिटेलर ने जो है अपने फाइनल कस्टमर को दिया, तो ये बॉन्ड करेगा, इन सबको नहीं देना। लेकिन पैसे इसने दिए, लेकिन देता तो जीएसटी कौन है, रिटेलर देता है गवर्नमेंट को पैसे। ठीक है, तो यही बात हो जाती है कि अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द फाइनल कस्टमर। टाइम ऑफ कलेक्शन, कब कलेक्ट करेंगे, ये होता है जनरली ऑन द ईयरली बेसिस। जो हमारा असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है, डायरेक्ट टैक्स तब जो है पे किया जाता है लास्ट में, जब हमारे पूरे साल के हमें इनकम पता चल गई हमारी, कि हमारी इनकम इतनी है, प्रॉफिट इतनी है, गेन इतना हुआ है हमें, तब हम जाके जो है लास्ट में 20 से, मान लो अभी क्या चल रहा है हमारा 26-27 चल रहा है, तो 26 to 27, तो हमारे ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 26-27, और असेसमेंट ईयर 27-28। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी इनकम वगैरह इतनी है और आपका टैक्स इतना बन रहा है, आपको इतना पे करना है। दैट इज अर असेसमेंट ईयर 27-28, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 26-27 का टैक्स पे करते हैं। तो ये कब होता है, एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे वही है कि कलेक्टेड जनरली ऑन ईयरली बेसिस, असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ सेल, जब हमारी सेल हुई, जब हमारे रेस्टोरेंट में हमने सर्विस ली उनसे, तब हमें जो है वो तभी के तभी जीएसटी पे करना पड़ गया, और प्रोविजनिंग ऑफ दी सर्विस। ना प्रिंसिपल और नेचर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव होता है और इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड ये होता है रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब प्रोग्रेसिव मतलब हायर इनकम यील्ड्स हायर टैक्सेस, जितनी ज्यादा इनकम होगी, जितना ज्यादा आपको इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, उतना ज्यादा आपका टैक्स बनेगा। सिंपल सिंपल स्लैब रेट्स पे चलता है। ठीक है, हायर द टैक्स रेट बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द कैपेबिलिटी एबिलिटी टू पे, कि आपकी अगर आपने ज्यादा कमाए यानी आप ज्यादा दे सकते हो, तो आप ज्यादा पे करो, प्रोग्रेसिव नेचर का। रिग्रेसिव नेचर का क्या है, चाहे आप दे सकते हो नहीं दे सकते, चाहे मतलब आपने कुछ भी खरीदा हो, मतलब मान लो एक के पास है 1000 रुपीज, ठीक है, एक के पास है मात्र 10 रुपीज, उन्होंने एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपीज का, उसमें जीएसटी था मान लो, एक मान फॉर एग्जाम्पल, मैं खाली एग्जाम्पल के ले रही हूँ, 1 रुपए, और इसके पास भी मतलब 9 रुपीज का रियल है, और 1 रुपए जो है उसमें जीएसटी लगा, तो इसने भी 10 रुपए का खरीदा और इसने भी 10 रुपए का ही खरीदा, तो 1 रुपए जो जीएसटी के, वो 1 रुपए इसको भी देने पड़ेंगे, इसको भी देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे रिग्रेसिव क्यों बोल रहे कि इसके पास तो थे तो 1000, उसके पास कितने थे, 1000 रुपीज थे, लेकिन फिर भी उसको 1 रुपए देने पड़ गए, 1 रुपए से ज्यादा नहीं दिए। और इसने यहाँ पे इसके पास सिर्फ 10 रुपए थे, फिर भी इसको 1 रुपए देने पड़ गए, 1 रुपए से कम नहीं। दैट इज इट इज रिग्रेसिव। और यहाँ पे वो प्रोग्रेसिव क्यों होता है, क्योंकि अगर इसकी 1000 इनकम है और इसकी 10 रुपए इनकम है, तो इससे जो है जितने मतलब परसेंटेज सेम होता है, इससे 1000 है तो इससे ज्यादा टैक्स लेंगे, इससे कम लेंगे इन कंपेरिजन विद 1000। बट जीएसटी में ऐसा नहीं होता, जितने देने दोनों इक्वली देंगे फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। That's why it is regressive. All the consumer bear the burden equally irrespective of their financial capability is neutral in nature. तभी ये न्यूट्रल होता है नेचर में, वो नहीं देखता कि रिच है पुअर है, कैसा है कैसा नहीं, जितने देने उतने ही देने हैं। एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपका बाद में आएगा फॉर द ड्यू स्टूडेंट्स की, उनका यूनिट 5 है कस्टम ड्यूटी, बट फॉर द सीए इंटर स्टूडेंट दे डोंट हैव टू स्टडी द कस्टम ड्यूटीज।
Okay. In case studies, ICA frequently test whether the intermediary can claim an expenses. Okay, जो intermediary जो बीच में बिचौलिया होता है उसको expenses के लिए claim मिलता है नहीं मिलता for indirect tax. अगर indirect tax उनका GST है तो remember जो indirect tax है वो built into price structure as a pass through cost. वो pass through cost होता है, वो pass होता रहता है उसका cost. Whereas direct tax जो होता है वो appropriation of personal corporate profit and are strictly non-deductible expenses under normal business calculation unless explicitly provided. फॉर द सी ए स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, और नहीं तो मैं मेरी फटाफट से बता देती हूँ आपको कि इंटरमीडिएरी जो है, जो हमारे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो है आपका आया कहाँ पर, फैक्ट्री से हमारा कहाँ पे आया था, होलसेलर के पास, होलसेलर से आया रिटेलर, रिटेलर से डायरेक्ट कस्टमर का। तो ये कह रहे हैं कि मान लो कि होलसेलर है, हम जो रिटेलर को दे रहे हैं तो जो इसका कॉस्ट होगा वो क्या इनकम में से डिडक्ट हो सकता है। तो तब अगर ये हमारी बात हो रही है जीएसटी की, किसकी बात हो रही है, जीएसटी की, तो क्या लिखा है वेदर इंटरमीडिएट कैन क्लेम एन एक्सपेंस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये ध्यान रखो कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बिल्ट इनटू प्राइस स्ट्रक्चर, वो प्राइस स्ट्रक्चर में होता है कि जो पास होती रहती है उसकी कॉस्ट, कि जितने का भी कॉस्ट है उसमें प्लस जीएसटी लग जाएगा, राइट। और उसमें हमें क्या मिलता रहता है, हमें क्या मिलता है, हमें क्रेडिट मिलता रहता है, इनपुट क्रेडिट, राइट। तो वो क्रेडिट मिलता रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो सेट ऑफ हो जाता है, हमें ज़्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, हर बारी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। वही था कि रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट आपको, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इनकम टैक्स के लिए क्या होता है, इनकम टैक्स में से जो खर्चा माइनस अगर लिखा है तो आप कर सकते हो, नहीं लिखा तो आपका एड ऑन करना पड़ेगा, आपको वो प्रॉफिट गेन इनकम वगैरह दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट बात है सैलेंट फीचर्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के सैलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी में क्या सैलेंट फीचर्स होते हैं, क्या फीचर्स है इसके। तो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्या इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी को मोटा मोटा लेके चले जाए, आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह भी इतना नहीं पता, जीएसटी फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा बिकॉज यू आप डेली उसके साथ लीड करते हो। तो टैक्स लगता है किस पे, गुड्स पे और सर्विसेज पे, किसमें इनडायरेक्ट, ये नहीं जीएसटी ओसी पे लगता है, नहीं, कस्टम ड्यूटीज एक्ट भी जो है, कस्टम ड्यूटी जो है वो भी गुड्स और सर्विसेज पे लगती है, ठीक है। तो इट इज लेविड कॉम्प्रिहेंसिवली किस पे, मैन्युफैक्चर पे, परचेज पे, सेल पे, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटीज एंड प्रोविजनिंग ऑफ द सर्विसेज। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इसमें बर्डन शिफ्ट हो जाता है, क्लियर सेपरेशन होता है बिटवीन द पर्सन जो टैक्स को दे रहा है टू द ऑथोरिटीज सप्लायर एंड द पर्सन हु एक्चुअली बियर्स द रियल वेट ऑफ द टैक्स, जिसको हकीकत में पता चलता है भाई, जिसको हकीकत में पे करना पड़ता है, जिसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, और जो हकीकत में गवर्नमेंट को दे रहा है, दे आर डिफरेंट। प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को प्रमोट क्यों करते हैं, क्योंकि हाई टैक्सेस कैन बी डेलिबरेटली लेविड ऑन दी हार्मफुल डीमेरिट प्रोडक्ट्स सच एज सिन गुड्स, लग्जरी आइटम्स, टोबैको, अल्कोहल टू डिस्करेज द कंजम्पशन। यस, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, उन पे उन चीज़ों पे ज़्यादा होता है जो डिस्करेज करना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो टोबैको है, दैट इज मतलब उसके जीएसटी जो है वो ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्यों ज़्यादा लगाते हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ों पे, क्योंकि वो चाहते हैं, डिस्करेज करना चाहते हैं लोगों को कि वो ये चीज़ों की कंजम्पशन कम कर दे। लग्जरी आइटम्स उन पे ज़्यादा लगता है, क्योंकि पता है लग्जरी आइटम्स ले रहे हो आप, यानी कि यू आर रिच, तो गिव मोर टू द गवर्नमेंट। तो प्रमोट सोशल वेलफेयर। रिग्रेसिव इन नेचर, अभी बताइए, रिग्रेसिव होते हैं कि डायरेक्ट टैक्स की तरह नहीं होता, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डिपेंड नहीं करता कि आप पुअर हो, आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी क्या है ऑफ द बायर, बोथ अ बिलियनियर और डेली वेज अर्नर, चाहे वो बिलियनियर डेली वेज अर्नर हो, वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी देगा व्हेन परचेजिंग द सेम कमोडिटी। इसमें क्या होता है, इनकम डिस्पैरिटी हो जाती है, मतलब क्योंकि रिग्रेसिव होता है नेचर में, जिसकी वजह से हाई डिपेंडेंसी हो जाती है इनडायरेक्ट टैक्स पे, कि वो गैप को वाइडन कर देता है रिच और पुअर के, एज इट रिड्यूसेस द रिलेटिव सेविंग ऑफ लोअर इनकम अर्नर, क्योंकि उधर तो सेविंग कितनी बची, 0, और वहां पे 1000 में से सिर्फ 10 गए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो सेविंग का डिफरेंस, दैट्स वाई। उसके बाद है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या, इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट करता है 50% से ज़्यादा टोटल टैक्स रेवेन्यू, सेंट्रल को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी इन कम्बाइंड, ठीक है। 50% ज़्यादा कौन देता है, जीएसटी देता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा नहीं, मतलब 50% से कम देता है इन कंपेरिजन विद इनडायरेक्ट टैक्स। देन वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, टैक्सेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि टैक्सेस में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ठीक है। आप ये जो है सीए में जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया में भी आप देख सकते हो, ये टॉपिक है जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, उसके अंदर ये टॉपिक है आपका, अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से देखोगे आईसीआई की,
देन वी विल स्टार्ट, चलो हम करते हैं. इंडिया पोजेस अ रोबस्ट थ्री टायर फेडरल फ्रेमवर्क कंप्राइजिंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज. हमें एसएसटी में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि जो इंडिया है उसको थ्री टायर फेडरल फ्रेमवर्क है उसका, जिसमें 3 लिस्ट होती है, उनमें बटे हुए हैं 3 बॉडीज होती है गवर्नमेंट की, उसकी इनमें 3 बॉडीज होती है फेडरल फ्रेमवर्क की. कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट और लोकल. यूनियन, स्टेट और लोकल. जो एंटायर फ्रेमवर्क है लीगल टैक्स कलेक्शन का, वो फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है टैक्स है तो टैक्स माना जाएगा, ऐसे कोई भी टैक्स नहीं बना सकते. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बकायदा लिखा हुआ है, जो सा टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा वही टैक्स माना जाएगा. विच कंसिस्टेड ऑफ, क्या प्रीएम्बल होता है, द फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल. उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं. हमने कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ा होगा. की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स. अब इनमें से फॉर यू, फॉर द जीएसटी सब्जेक्ट, आपके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज आर्टिकल 265, 245 एंड 246. कौन कौन से? 245, 246 एंड 265. ओके, 3, जिसमें 46 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट. 65 क्या कहता है? एक्सप्लिसिटली मैंडेट्स दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. जिसको अथॉरिटी मिल रखी है लॉ के थ्रू, ठीक है, जिसको भी अथॉरिटी मिल रखी है, जिसने भी ले रखा है कि भाई लिख रखा है लॉ में कि यही जो है टैक्स ले सकता है, लेवी कर सकता है या कलेक्ट कर सकता है, उसी को हम देंगे. उसके अलावा कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. तो एक्सप्लिसिटली मैंडेट्स दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. Any tax collection without proper legislative backup is ultra vires and invalid. Invalid हो जाता है, वैलिड नहीं रहता, अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, यानी अपनी पावर से बाहर जाना. सीए फाउंडेशन लॉ, अल्ट्रा वायर्स. ठीक है. आर्टिकल 245 कॉन्फर्स द जियोग्राफिकल एंड लीगल जुरिस्डिक्शन टू इनैक्ट लॉ. मतलब कॉन्फर करते कि ज्योग्राफिकल और लीगल जुरिस्डिक्शन इनैक्ट करने के लिए लोगों, दैट इज 245. मतलब ये रिलेशनशिप देखता है, किसके बीच में रिलेशनशिप देखता है? यूनियन और स्टेट के बीच में. ठीक है. क्या? इट कन्फर्स ज्योग्राफिकल एंड लीगल जुरिस्डिक्शन इनेक्ट करने के लिए लोग, डील्स विद द रिलेशन विद द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. फर्स्ट है द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया. जो पार्लियामेंट है आपकी, वो किसके लिए लॉ बना सकती है? होल, यानी पूरे इंडिया के लिए, या कोई से भी पार्ट ऑफ द इंडिया के लिए. लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकते हैं होल और एनी पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. वो खाली अपने स्टेट के लिए बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई पार्ट है उसके लिए बना सकते हैं, वो पूरी इंडिया के लिए नहीं बना सकते. होल इंडिया चाहे पार्ट, ऑन पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट. Power to enact the law in conferred on the parliament and on state legislature that states that the parliament may make law for the whole or the part of the territory of India, and state legislature may make laws for whole or any part of the state. No law made by the parliament shall be deemed to be invalid on ground that it would have extraterritorial operation. कोई भी law, no law made by parliament shall be deemed, ठीक है, कोई सा भी लॉ अगर पार्लियामेंट में बनाया है, ठीक है, उसको डीम्ड नहीं करेंगे कि वो इनवैलिड है इस बेसिस पर कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन नहीं हो सकता इंडिया के अंदर कि ये हमारी स्टेट पे नहीं लागू होएगा, नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्लियामेंट कहीं पे भी कुछ भी लॉ इन्फोर्स कर सकती है. नाउ 246 और 7th शेड्यूल. 246 के आपको रिस्पेक्टिव अथॉरिटी देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स को लेवी करने के लिए केस लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी अक्रॉस द 3 डिस्टिंक्ट लिस्ट. कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट एंड लिस्ट 3 कंकरेंट, वेयर बोथ कैन रूल. रूल इन द सेंस कि वो वहाँ पे पावर्स अपने वो कर सकते हैं. देखो जैसे list 1 union list, that is your matters on which parliament is a central government has exclusive authority to legislate. income tax, custom duties for parliament, जिसने पूरी इंडिया पे लगा रखा है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, अथॉरिटी है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है.
स्टेट लिस्ट में क्या है, मैटर जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जहाँ पे स्टेट की पावर होती है, क्रिएट करती है लोगों, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स वगैरह वगैरह। उसके बाद है लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, मैटर्स ऑन विच बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पोजेस साइमल्टेनियसली पावर्स। मैटर्स जिसपे दोनों पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास क्या होती है, पावर होती है। प्रायर टू जीएसटी, जीएसटी से पहले साइमल्टेनियस टैक्सेशन ऑन सेम ट्रांजेक्शन वाज नॉट अलाउड अंडर दिस लिस्ट। इस लिस्ट में क्या होता था, जीएसटी के होने से पहले, ठीक है, क्या होता था इसमें, प्रायर टू जीएसटी साइमल्टेनियस टैक्सेशन सेम ट्रांजेक्शन पे नहीं अलाउड था। अब इसका मतलब जीएसटी से पहले क्यों कह रहे हैं, मतलब जीएसटी में क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल आपको याद होगा कि मैंने बोला 2.5 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा और 2.5 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, मैंने ये बोला था। एसजी का होगा, एक होगा, तो दैट इज कि जो हमारी एक सर्विस थी, हमारे रेस्टोरेंट की सर्विस है, उसमें हम साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, पहले एक बार स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो पहले ये नहीं होता था, क्या नहीं होता था, जीएसटी से पहले ये नहीं होता था कि साइमल्टेनियस ट्रांजेक्शन लगा रहे सेम ट्रांजेक्शन पे, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। बस ये नोट है। देन वी आर अप टू 246 ए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आई थी, क्या आई थी 246 में, 246 आपके यही यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वाला, कि टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल इनएबिलिटी, क्या रिजॉल्व करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इनएबिलिटी की लेवी ऑन साइमल्टेनियस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस हुई थी 246 ए में। मतलब एक अमेंडमेंट आई थी, क्या आई थी 246 ए में, क्यों आई थी, रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इनएबिलिटी कि वो लेवी नहीं कर पा रहे थे एक के बाद एक टैक्स जीएस पे, गुड्स और सर्विसेज पे। तो 246 ए आई थी, आई थी। A1 क्या कहता है, ये पावर देता है साइमल्टेनियसली दोनों पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर के भी, वो लॉज बना सकते हैं गुड्स और सर्विस टैक्स का इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। उनको पावर दी गई किस चीज़ की, कि वो क्या बना सकते हैं, दोनों के दोनों लॉज बना सकते हैं रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भी यूनियन या सच स्टेट जो इम्पोज करेगी उन पे, दे कैन मेक द लॉ रिगार्डिंग दैट। और आर्टिकल 246(a)(2) क्या कहता है, ग्रांट एक्सक्लूसिव पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक द जीएसटी लॉ वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। जहाँ पे इंटरस्टेट होती है वहाँ पे क्या लगता है, आईजीएसटी, उनके ऊपर वो बना सकते हैं, आईजीएसटी के ऊपर कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं बनाएगी, वहाँ पर पार्लियामेंट अपना करेगी। सपोज माई गुड्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, दो अलग अलग स्टेट है, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, यहाँ पे सीधा आईजीएसटी लगता है, ठीक है, ये होता है इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर पार्लियामेंट विल मेक द जीएसटी लॉस, ये कह रहे हैं। अब ना हमने जीएसटी लाया ही क्यों, हम जीएसटी में क्यों लाए, क्योंकि हमें कुछ पुराना गलत दिख रहा होगा या कुछ कमी दिख रही होंगी जिनको फुलफिल करना होगा, तभी न्यू चीज आती है। तो डेफिशिएंसी जो पुराने इंडायरेक्ट टैक्सेस में थी, ओल्ड टैक्स रिजीम में थी, ठीक है। तो बिफोर ग्रैंड रोल आउट ऑफ जीएसटी, जब जीएसटी का बाद 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडियाज इंडायरेक्ट टैक्स आर्किटेक्चर प्लेग्ड विद मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी, उसके अंदर इनएफिशिएंसीज थी। सबसे पहले था कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, ये दिक्कत आ रही थी। Central excise duty paid during manufacture formed part of the value baseline upon which state VAT was computed. This means consumers pay taxes on top of the pre-existing taxes. मतलब क्या है इसका, देखो अगर इसमें नहीं आया ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने वही बात करी कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, हम एक नॉर्मल लेके चलते हैं, मान लो कॉटन, ठीक है, तो फार्मर है, यहाँ छोड़ो, हम नॉर्मली अगर मैन्युफैक्चरर को लेंगे तो फार्मर छोड़ो, मैन्युफैक्चरर जिसने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने दे दिया कस्टमर को, ठीक है। कुछ भी एक चीज पकड़ के चल लो, कुछ भी हमने प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल बुक्स लेके चलते हैं, तो बुक क्या है, बुक के ऊपर मान लो बुक थी हमारी 1000 रुपए की, जिसके ऊपर टैक्स लग गया 100 रुपए का, ठीक है। ओके, नाउ ये जो 100 रुपए का टैक्स लगा है, कितने परसेंट का टैक्स लगा है हमारे पास,
10% का टैक्स लग गया इस पे। नाउ इसने जो है इसको दिया, तो अब इसको कितने का मिला? ये 1100 रुपए की बुक मिली। 1100 रुपए पे फिर 10% टैक्स लगाओ। 1100 पे 10% का टैक्स लगा 110 रुपए। ठीक है, अब ये जो 1100 प्लस 110 है विच इज ए 1210, इस पे इसने कितना का दिया रिटेलर को? 1210 का। अब रिटेलर जो है वो कितने में देगा? 1210 का 10% पे देगा, विच इज योर इसका 10%, विच इज योर 1331। यानी अल्टीमेटली ये 1331 का कंज्यूमर को बेचेगा। यानी वो बुक कितने की थी? 1000 की, उसमें उसको 331 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टैक्सेस है, टैक्स ऑन टैक्स लगता है। ये जो 100 रुपए इस पे भी टैक्स लगाओ 10% का, ये 10 रुपए आ गए। ये जो 10 रुपए हैं, ये हमारे जो 100 रुपए थे, यहाँ पे जो हमारे 110 रुपए हैं, इन पर फिर 10% का टैक्स लगा, तो हमारे 331 रुपए एक्स्ट्रा बन गए टैक्स के। सिर्फ कायदे से तो सिर्फ 10% लगना था, उस पर 10% पे फिर 10%, उस 10% पे फिर 10% बार बार लगता गया। दैट इज योर टैक्स ऑन टैक्स। तो यही जो है जीएसटी में हटाया गया। ये जो जीएसटी है, जीएसटी की वजह से जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, इसको टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, वो रिमूव हो गया। सिंस ओनली द वैल्यू एडेड, जितना कभी वैल्यू ऐड हुआ हर एक स्टेज पे उसी पे ही टैक्स लगाया गया और किसी पे टैक्स नहीं लगाया गया। ठीक है, द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द वैल्यू बेसलाइन। जो भी वैल्यू एक्स्ट्रा बनी, अब वहाँ पे तो थी नहीं ना, यहाँ पे तो बुक वही की वही थी। मान लो अगर हम कॉटन लेते, कॉटन से हमारा बनता कॉटन क्लोथ, फिर कॉटन क्लोथ से हम उस पे करते, उसकी डिजाइनिंग करते, वो जो डिजाइनिंग है वो जाती कस्टमर के पास। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू ऐड हो रही थी ऑन दी गुड्स, उस पे ही हम सिर्फ टैक्स लगाएंगे, रेस्ट पे नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन थी हमारी 10 lakhs की, कॉटन क्लोथ हमारा बना, ये तो 10 lakhs की थी, कॉटन क्लोथ हमारा एक्स्ट्रा जो बना वो कितने का बना? मान लो 20 lakhs का ये बन गया। फिर उसके बाद डिजाइनिंग हुई, यानी कि ये 30 lakhs पे तो ऑलरेडी लग चुका है, प्लस हमारी डिजाइनिंग हुई और 15 lakhs की। फिर उसके बाद कस्टमर के पास जाएगा, तो यहाँ पे देखो जो 10 लाख है उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया। यहाँ पे हम ऑलरेडी 10 लाख पे टैक्स लगा चुके हैं, यानी 10 लाख प्लस टैक्स का हमें ऑलरेडी हो चुका है काम, तो यहाँ पे खत्म। अब ना 10 लाख पे 10 लाख प्लस टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ 20 lakhs पे टैक्स लगेगा, और यहाँ पे 20 लाख प्लस टैक्स। अब ये जो टोटल टैक्स है यहाँ पर +2 टैक्स ये लगा, 30 लाख साइड में हो जाएगा, 15 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, और जो भी टैक्स लगेगा ये टोटल कस्टमर को बेचा जाएगा। मतलब अब यहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, जिस चीज पे ऑलरेडी पहले टैक्स लग गया है अब उस पर बाद में टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल। ठीक है, दिस मीन जो कंज्यूमर है उसको टैक्सेस देने खाली प्री एग्जिस्टिंग टैक्सेस पर, टॉप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, जो प्री एग्जिस्टिंग है उस पर नहीं देना पड़ेगा ना। नॉन कैन विद टेबल एलिमेंट्स, वो क्या होता है? मतलब ये CNVAT इज योर सेवरल टैक्सेस, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स CST, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स वर नॉट इंटीग्रेटेड इनटू क्रेडिट लूप, हेंस अ डीलर कुड नॉट ऑफसेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द CST अगेंस्ट द आउटपुट पैट लायबिलिटीज। मतलब इसमें सबस्यूम्ड कर दिया बाकी सारे टैक्सेस को भी, जो भी टैक्सेस थे और सारे, चाहे वो लग्जरी टैक्स हो, एंट्री टैक्स हो, कुछ भी हो, और बन गया एक ही GST। जैसे हमें GST में क्या मिलता है? हमें GST में क्रेडिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। वैसे ना वो सब ना इधर नहीं मिलता था, इधर आप क्रेडिट लूप में नहीं जा सकते थे, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाला था, और इसलिए इनको हटा दिया गया और उसकी जगह GST लिया। ठीक है, नाउ डबल टैक्सेशन ऑन बंडल्ड ट्रांजेक्शन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रेस्टोरेंट बिल्स एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर एग्रेसिवली टैक्स्ड ट्वाइस, उनको दो बार जो है टैक्स किया जाता है। जैसे वंस अ सर्विस अंडर सेंट्रल सर्विस टैक्स एंड साइमल्टेनियसली एज ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स अंडर वैट। मतलब क्या होता था, मैंने अभी आपको बोला कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, सेंट्रल के लिए अलग लेती थी और फिर गुड्स के लिए अलग लेती थी। मतलब वैट अलग लेती थी और सेंट्रल सर्विस टैक्स अलग लेती थी। मतलब गुड्स के लिए अलग दे रही है, सर्विसेज के लिए अलग दे रही है। स्पेशली इन रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता कि ये आपका फूड्स है या सर्विस है, आपको नहीं पता चल रहा।
फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट सर्विसेज, उधर हम बोलते हैं कि एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमें खाना मिल रहा है तो गुड्स है, लेकिन वो सर्विसेज दे रहे हैं हमें रेस्टोरेंट वाले, राइट। वेटर आ रहा है, दे रहा है, खड़े हैं, जो भी हैं, हमें प्लेट सर्व करके जा रहे हैं, हमें वाटर दे रहे हैं, ये है वो है, तो सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता था, जिसकी वजह से इस पे दोनों लग जाते थे, गुड्स टैक्स वैट भी लग जाता था और सीएसटी पे सर्विस टैक्स भी लग जाता था, दोनों चीज लग जाती थी। तो वो अब नहीं है, अब जीएसटी में एक ही चीज लगती है, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन नहीं रहता, लैक ऑफ यूनिफाइड मार्केट नहीं थी। अब क्या है, यूनिफाइड मार्केट है ड्यू टू द एंट्री बैरियर्स है, किसके एंट्री बैरियर्स थे, चेक पोस्ट पे वेरीड स्टेट लेवल रूल्स थे। इंडिया वाज फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिकली रेदर देन फंक्शनिंग एज अ यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट। वो अपने आप में फ्रेगमेंटेड था, फ्रेगमेंटेड यानी टूटा हुआ था, अंदर से पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। कैसे, क्योंकि उसके बहुत सारे स्टेट लेवल के रूल्स थे, स्टेट्स के अलग अलग रूल्स थे, एंट्री बैरियर्स होते थे, चेक पोस्ट बहुत सारे बना रखे थे, जिसकी वजह से यूनिफाइड मार्केट नहीं बन पा रही थी। तो वो अब बन पाएगी। अब देखो प्रैक्टिकल केस क्या है, वो कैस्केडिंग का ओल्ड वर्सेस न्यू सेटअप का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीए टू अंडरस्टैंड। आता नहीं है बट समझने के लिए, कि सपोज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस गुड्स वर्थ 1000, ओके। जो आपका मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस है वो कितने का है, 1000 रुपये का। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी हम। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी 12% की, और वैट लग रहा है उस पर 5% का, ठीक है। 1000 पे, तो 1000 पे हमने 12% लगाया 120। अब ये जो टोटल आया वैट का, इस पे 5% लगेगा आपका 50 से, ठीक है। तो हमने स्टेट टैक्स वैट भी लगा दिया और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी, दोनों चीज लगा दी हमने 12% की। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो टैक्स है ना 12% का, उसको मिलाकर यहाँ पे 5% लगा रहे हैं, ना कि 1000 रुपये पे 5%। नहीं, ये किस पे लगा रहे हैं, 1120 पे 5%, खैर लगा दिया। तो हमारा टैक्स इनवॉइस बनता था 11676 का। अब देखो एनालाइज करो कि जो वैट चार्ज हुआ है 120 रुपये का, उसमें जो 6 रुपये हैं, यहाँ पे जो 6 रुपये हैं वो किसके हैं, 120 के। टैक्स ऑन टैक्स हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया, जो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है जीएसटी स्ट्रक्चर। टैक्स कैलकुलेटेड ओनली प्योर ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, खाली 1000 रुपये पे ट्रांजेक्शन होएगा, तो यानी 1000 प्लस 120 प्लस 1000 का 5%, ठीक है। खाली वो किसका, 1000 का, सिर्फ इतना ही होगा। नाउ कॉन्सेप्ट डुअल मॉडल एंड आर्किटेक्चर ऑफ जीएसटी। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है ये, देखो जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड मल्टी स्टेज कंजम्पशन टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड आइटम्स लाइक अल्कोहल लिकर फ्रॉम ह्यूमन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब जो जीएसटी है कॉम्प्रिहेंसिव है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, एक होता है कंजम्पशन बेस्ड, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, डेस्टिनेशन यहाँ पे डेस्टिनेशन डेस्टाइंड है, वो जहाँ पे जा रही है वो उसको कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे जो आपका नॉन सीई एंड वैटेबल एलिमेंट्स है, उसका मतलब क्या है कि जो सेनवैटेबल नहीं है, यानी कि उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो वैट है वो नहीं लग रहा है, दैट इज, ठीक है। ये सारी जिन पे सेंट्रल एक्साइज, सी इज योर सेंट्रल एक्साइज एंड V8 इज योर वैट, वही जो वैट जो गुड्स पे लगता है वो। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट डुअल मॉडल एंड आर्किटेक्चर ऑफ द जीएसटी, विच मीन्स कि जो जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, मल्टी स्टेज कंजम्पशन टैक्स होता है, जो कि लेवी कहाँ पे होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन ट्रांजेक्शन जहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड हो आइटम्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो डुअल जीएसटी मॉडल है आपका, वो कनाडा और ब्राज़ील से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि उन्होंने भी उसी की तरह ही, वो कनाडा और ब्राज़ील भी जो है वो डुअल जीएसटी मॉडल ही अडॉप्ट कर रखा है उन्होंने भी। और यहाँ पे ये दे रखा है कि जो अल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। और आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है इसके, डुअल जीएसटी मॉडल क्या है, ये डुअल जीएसटी मॉडल क्या होता है आपका, is your India's unique federal structure. In view of the same, India has adopted a dual GST model. डुअल जीएसटी मॉडल में क्या होता है, जो सेंटर्स हैं, जो स्टेट है, वो साइमल्टेनियसली जीएसटी को कंप्लीट करते हैं सप्लाई चेन, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। जो टैक्स है वो कॉन्करेंटली इम्पोज होता है बाय सेंटर एंड स्टेट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स करते हैं गुड्स और सर्विसेज।
ठीक है, क्योंकि जो सेंटर है उसके पास भी पावर है इंट्रा स्टेट सेल्स के लिए, और स्टेट्स आर आल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स सर्विसेज। जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा एंड ब्राजील, जो दोनों, जो सेंट्रल है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो साइमल्टेनियसली लेवी करते हैं टैक्स। इसको डुअल जीएसटी मॉडल कहते हैं, क्योंकि इसमें सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। इंट्रा स्टेट, इंट्रा 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 यानी जो स्टेट के अंदर ही हो रहा है, इंटर स्टेट यानी जो दो स्टेट्स के बीच में लेन देन हो रहा है। इंट्रा यानी स्टेट के अंदर, यानी अट्रैक्ट्स बोथ, इसमें दोनों चीज होती है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी भी होगी और स्टेट जीएसटी भी होगी। अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी लगता है। ठीक है, इन इक्वल प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल 2.5 दोनों एक साथ लगेंगे जीएसटी, विच सम अप टू 5% ऑफ द जीएसटी इन टोटल, जो कि 2.5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 2.5% आएगा जीएसटी के पास। तो अगर हमारे पास एक ही स्टेट है तो उसमें दो जीएसटी लगते हैं, 1 फॉर सेंट्रल एंड 1 फॉर स्टेट। और अगर हमारे पास हमारे पास दो स्टेट्स हैं, ठीक है, इंटर स्टेट हो रहा है अगर, वो एक जीएसटी को करेगा, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, which is collected by center and subsequently apportioned back to the consuming state based on the destination rule। जो destination आएगा आगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, उसमें हम पढ़ेंगे कि डेस्टिनेशन रूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाएंगे हम। ठीक है, तो आईजीएसटी जो है वो किस पे लगता है अब, क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है हमें पहचानना कि मान लो वही मैंने बोला दिल्ली टू हरियाणा अगर जा रहा है, कि हम जो जीएसटी है वो कौन से गवर्नमेंट को मिलेगा, दिल्ली को मिले या हरियाणा को मिले, और फिर सेंट्रल भी बीच में है, उसको भी देना है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है कि हम मानेंगे कि जहां पर सप्लाई हुई है वहां पर जीएसटी दिया जाएगा। तो ये आईजीएसटी जो है वो कलेक्टेड बाय द सेंटर्स एंड सब्सिक्वेंटली अपोर्शन, पहले ही जाता तो सेंटर के पास है, फिर उसका अपोर्शन हो जाता है कंज्यूमिंग स्टेट के पास। कंज्यूमिंग स्टेट यानी जिस स्टेट को मिल रहा है सामान, गुड्स सर्विसेज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन रूल, दैट इज योर डुअल जीएसटी मॉडल। डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन प्रिंसिपल वही कि जिसने कंज्यूम किया, जैसे दिल्ली से हरियाणा जा रहे थे, यहाँ पे हरियाणा जो है वो कंजम्पशन स्टेट है, वहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड है वो जो टैक्स रेवेन्यू है अक्रॉस एक्सक्लूसिवली टू द जुरिसडिक्शनल स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर अल्टीमेटली कंज्यूम, जहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है, रेदर देन द ओरिजिनेटिंग स्टेट। ओरिजिनेटिंग स्टेट यहाँ पे क्या है, दिल्ली, और डेस्टिनेशन क्या है, हरियाणा, वेयर प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, that is your destination based consumption. Now talk about the framework of taxes subsumed versus outside GST। subsumed यानी बहुत सारे टैक्सेस जो एक में मिल गए, subsumed हो गए, जैसे टैक्सेस subsumed अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर कौन कौन से मर्ज हो गए, मतलब ये सारे जो हमारे टैक्सेस हैं ये मिलाकर इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जीएसटी में आ गई, इन सबको हटा दिया गया और जीएसटी लिया है, सबस्यूम कर दिया, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स भी जिसको कहते हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सेप्ट बाय लोकल बॉडीज। अगर लोकल बॉडीज है पंचायत वगैरह वो एंटरटेनमेंट टैक्स ले सकते हैं, बाकी जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो अब डिसअलाउड कर दिए गए हैं, उनको अब नहीं लेते, वो उनकी जगह अब जीएसटी ही लगाने लग गए। फॉर एग्जाम्पल द मूवी टिकट्स। ओके, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉर द सी स्टूडेंट्स 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन आ सकता है। कौन से ऑल द टैक्सेस है सबसे अंडर जीएसटी, जनवरी 25 में क्वेश्चन आया था अटेम्प्ट में। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। इसका आंसर है इसका टैक्सेस स्टिल केप्ट आउटसाइड जीएसटी, अभी तक जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिन पे जीएसटी नहीं लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट अटेम्प्ट में आया है कि किन किन को अभी तक आउटसाइड द जीएसटी रखा गया। ये तो वैसे भी टेस्ट हो जाता है, किसी ना किसी प्रोविजन से लेके कुछ ना कुछ आ ही जाता है इसके लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से, सबसे पहले अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, अल्कोहलिक लिकर ऐसे नहीं किसके लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, अगर जो अल्कोहलिक लिकर है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो वो आउटसाइड है स्कोप ऑफ द जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनली बार्ड वाया आर्टिकल 366(12)(a)। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे जिन पे जीएसटी नहीं लगता, विच आर क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एटॉमिक पावर, एडीएफ बोलते हैं, टेम्पोरली डिफॉल्ट, इनको टेम्पोरली डिफॉल्ट कर दिया गया, मन हटा दिया गया है, लेकिन ये कभी भी अलाउ करे जा सकते हैं बाय द गवर्नमेंट कि इन पे भी जीएसटी लगेगा।
कभी भी बोल सकते हो, लेकिन अभी के लिए डिबार्ड हो रखे हैं। उसके बाद टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इन पर भी जीएसटी जो है वो नहीं लगता है। क्यों? सब्जेक्ट टू बोथ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, क्योंकि ये इन पर दोनों चीज सब्जेक्ट टू बोथ जीएसटी पर भी है और सेंट्रल एक्साइज पर भी। मतलब कि इन पर ना खाली जीएसटी लगता है लेकिन सेंट्रल एक्साइज लगता है। जीएसटी में 40% लगता है वैसे, ठीक है। सिगरेट, च्युइंग टोबैको, पान मसाला, गुटखा वगैरह उनमें 40% लगता है, बीडीज वगैरह पे 18%, बाकी लीव्स वगैरह पे 5% लगता है जीएसटी। और बाकी अलग से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन टैक्सेस, इन पे जो स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस होते हैं ना बेटा, क्योंकि इन पे ऑलरेडी लगे होते हैं बाकी टैक्सेस, इसलिए इनको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के टैक्सेस वगैरह पे इन पे जीएसटी नहीं लगता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स, इन पे भी लगता है क्योंकि इन पे दूसरे टैक्सेस लग रहे होते हैं, इसलिए जीएसटी नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो, एल्कोहलिक लिकर वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुछ भी नहीं लगता। फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से? क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड एडीएफ। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोथ लगता है। स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं लगता है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन टैक्सेस पे नहीं लगता है, कस्टम ड्यूटी पे नहीं लगता। नाउ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस वगैरह क्या होता है? आई एलैबोरेट थोड़ा सा और, जो अल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो मैंने अभी बताया कि वो आउटसाइड द रेलम ऑफ द जीएसटी है। जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होती है अल्कोहलिक लिकर की, वो कंटिन्यूज टू बी सब्जेक्टेड टू अ स्टेट एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि उन पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। एंड इंटरस्टेट सेल ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू सीएसटी एंड वैट रिस्पेक्टिवली, इसलिए उसमें जीएसटी नहीं लगता है। और जो पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और नेचुरल गैस होती है आपकी, ठीक है, वो रिगार्ड्स टू इन सब पे क्या होता है? कंसर्न दे आर नॉट प्रेजेंटली लायबल टू जीएसटी। जीएसटी विल बी लेविड ऑन दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेट जब वो नोटिफाइड हो जाएंगे, जीएसटी काउंसिल जब उनको रिकमेंड कर देगी तब। जीएसटी काउंसिल क्या होता है वो भी हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, व्हाट इज जीएसटी काउंसिल। उससे पहले टोबैको क्या है? टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ द जीएसटी, ठीक है। जीएसटी इज लेविड ऑन टोबैको, हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट भी पावर लेती है कि इस पे हम एक्साइज ड्यूटी लगाएं, तो इसलिए उस पर दोनों चीज लगती है। अब टोबैको प्रोडक्ट्स में अगर हम और अंदर जाए, जैसे ओपियम है, इंडियन हेम्प और अदर नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह पे जाए अगर हम, तो वो जीएसटी के परव्यू में आती है, ठीक है। वो इनमें नहीं है कि मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि वो आते हैं, जीएसटी उन पे लगता है। स्टेट गवर्नमेंट भी पावर लेती है और वैसे सेंट्रल भी लेती है। ओपियम, इंडियन हेम्प और जो नार्कोटिक्स है वो सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो उसको भी एम्बिट से दूर रखा गया, केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। क्यों? क्योंकि उनपे सेल परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, उन पे तो लगता ही नहीं है, ठीक है। अब नाउ जो सब्स्यूम्ड थे वो हमने पढ़ा ही अभी, कौन कौन से सब्स्यूम्ड थे मेनली। में भी ना कभी कभी कैटेगरीज बन जाती है कि सेंट्रल टैक्सेस जिनको सब्स्यूम किया गया और जो स्टेट टैक्सेस है उनको सब्स्यूम किया गया। तो प्लीज सुन लो, जो सेंट्रल टैक्स है वो कौन कौन से? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, सेंट्रल स्टेट टैक्स, सेंट्रल चार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेट टैक्स में क्या क्या? स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरटेनमेंट टैक्स except those levied by the local bodies, और टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इनको भी सब्स्यूम कर दिया गया। एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सब का सब सब्स्यूम्ड हो गया कहाँ पे? जीएसटी, ठीक है। एंड अगर आपको एडीएफ की आपको फुल फॉर्म लिखनी है तो आप लिख सकते हो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, okay, that is your ATF, aviation turbine fuel. Now जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, 279A में आपका जीएसटी काउंसिल के बारे में दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है देखो, जीएसटी काउंसिल इज जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम, ठीक है। क्या है? जॉइंटली कॉन्स्टिट्यूट किया गया फोरम है, सेंट्रल का और स्टेट का, ऑब्वियसली दोनों आते हैं इसके अंदर। एम्पावर टू मेक द क्रिटिकल रिकमेंडेशन, किस पे?
थ्रेश होल्ड्स पे, टैक्स के रेट पे, एग्जेम्पशंस पे, मॉडल ड्राफ्ट पे, इन सब पे अगर हमें रिकमेंडेशंस करनी हो उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, चेयरमैन कौन रहेगा इसका, किसका, इस काउंसिल का, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन रहेगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेगी। मेंबर, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस, जो रेवेन्यू और फाइनेंस के चार्ज में रहेंगे वो, और जो फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर्स हैं हर एक स्टेट के जो टैक्सेशन मिनिस्टर्स या फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनको इनका मेंबर्स बनाया जाएगा। और साथ में कौन, यूनियन मिनिस्टर्स, जो कि जिनके पास चार्ज है रेवेन्यू और फाइनेंस का। वोटिंग ऐसे रहेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी 1/3 वेटेज रहेगी टोटल वोट की। ऑल 28 स्टेट्स एंड 3 यूटीज 2/3 वेट रखेंगी, यानी 1/3 किसका रहेगा, सेंट्रल का, 2/3 रहेगा स्टेट का। कोई सा भी डिसीजन स्ट्रिक्टली 3/4 चाहिए होगा, 75% मेजोरिटी चाहिए वही, यानी कि अगर हम बोले तो हमें क्या स्पेशल वाला चाहिए होगा, 75% वाला चाहिए होगी मेजोरिटी टू पास दैट वोट, राइट। उसके बाद जीएसटीएन क्या होता है, जीएसटी नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी दैट प्रोवाइड्स द शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सेक्शन 8 में आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देती है जीएसटी का, जो कि प्राइवेट होता है, प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट है, पीवीटी एलटीडी है। किसके लिए, टैक्स इकोसिस्टम के, जो कि फंक्शन करता है टेक्नोलॉजिकल बैकबोन हैंडलिंग रजिस्ट्रेशन अप्रूवल, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का अप्रूव कराती है, ऑटोमेटेड रिटर्न्स वगैरह ट्रैक करती है, मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और जनरेट करवाती है ई वे बिल्स। अब ई वे बिल्स क्या होता है, दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर, ओके। चालान प्रोसेसिंग, ये सब हमारा मतलब ऑनलाइन जो जीएसटी का काम है वो जीएसटीएन हमें करवाता है। नाउ कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस क्या होता है, टू एश्योर मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स that transitioning from origin based system to destination based system would not trigger structural revenue deficit. जो जीएसटी है, कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 was enacted. It guaranteed as assured 14% annual growth rate calculated from the baseline year 2015-16 as an initial horizon of 5 years extended up to March 26. अब ये भी खत्म हुआ, to settle कोविड era liabilities. ये है क्या, देखो, compensation cess. A GST compensation cess at a specified rate is imposed under the GST cess Act 2017. ठीक है, एक ना क्या किया गया, एक स्पेसिफाइड रेट रखा गया जीएसटी टैक्स सेस के लिए। किसको रखेंगे, किसके लिए, ऑन द स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स, किसी भी लग्जरी आइटम्स के लिए, कोई भी अगर लग्जरी आइटम है या डीमेरिट गुड है, डीमेरिट यानी कि जो हमें नुकसान देते हैं, जैसे कि टोबैको, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स, मोटर कार्स, इन सब पे, ठीक है। एंड कंप्यूटेड ऑन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और किस पे वैल्यू करेंगे हम, जो भी हमारा टैक्सेबल सप्लाई होगा, जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी हमारा टैक्सेबल सप्लाई होगा उसके ऊपर हम वो सेस काउंट करेंगे। Compensation cess is leviable on intra-state supplies and interstate supplies with a view to provide the compensation to the states for the loss of the revenue. ये इंट्रा पे भी होगा, अगर स्टेट टू स्टेट हो रहा है तब भी, और स्टेट के अंदर भी हो रहा है, इंट्रा यानी स्टेट विद इन स्टेट, और इंटर यानी स्टेट टू स्टेट हो रहा है तब भी, ठीक है। इनिशियली इट वाज लेविड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years अप टू 30 जून 2020। तो 5 साल तक इसको लेवी करा गया, देखा गया इनिशियली, ठीक है, कब तक, 30 जून 2022 तक, 30 जून 2022 तक, क्योंकि ये कब हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था 2017, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21, 21 to 22, एक 5 साल के लिए इसको रखा गया, देखा गया इसके लिए, ठीक है। तो वही लिख रखा है यहाँ पे, और क्या गारंटी किया है इसने, श्योर किया कि 14% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ कैलकुलेट किया जाएगा, बेस किसको रख के, 15-16 को, 5 साल का लेकर, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया मार्च 26 तक कोविड एरा लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए, क्योंकि बीच में कोविड आ गया, राइट। तो उसको सेटल करने 22 में ही आया था, तो उसी को सेटल करने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च 2026। अभी जो मैं बार बार बोल रही हूँ खत्म, ठीक है। अब ये क्यों किया गया था, क्योंकि प्रोवाइड करता है कंपनसेशन स्टेट्स को कि अगर उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है,
जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से अगर उनको रेवेन्यू रोज हुआ है उनका, मतलब वो पहले जितना कमा पा रहे थे उतना नहीं कमा पा रहे जीएसटी की वजह से, तो ये उनके लिए एक तरीके का कंपनसेशन हो जाएगा। तो वही बात है कंपनसेशन, ठीक है। नाउ स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन कब अचीव किया था? सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स आए, ठीक है। और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पे एड्रेस किया था इसको 15 अगस्त, ठीक है, 2025 में इंपॉर्टेंस दी थी कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के लिए जीएसटी के अंदर उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो जीएसटी है उसको इवॉल्व करना चाहिए सिंपल, प्रिडिक्टेबल, सिटीजन फ्रेंडली टैक्स सिस्टम में। जो गवर्नमेंट है वो आइडेंटिफाई करेगी जीएसटी रिफॉर्म्स को एज अ की इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने किया था सितंबर 2025 में जीएसटी रिफॉर्म के लिए, फाउंडेशन पिलर्स के लिए, किसके लिए? जीएसटी 2.0 फ्रेमवर्क के लिए। फिर उन्होंने बाद में उसका प्रपोजल दिया था जीएसटी काउंसिल को 3 सितंबर को। 3 सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल के अंदर कंप्राइजिंग यूनियन एंड स्टेट कलेक्टिवली एग्री कर गए थे इस प्रपोज्ड रिफॉर्म से, और रिफ्लेक्ट किया था कि एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें क्या क्या आया था? सबसे पहले होता स्ट्रक्चरल रेशनलाइजेशन। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या आया था? रैपिड करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ स्टक इनपुट टैक्स क्रेडिट्स। मतलब ये जो रिफॉर्म है इनके अंदर क्या था? इनको करेक्ट करने के लिए इनका एम क्या था कि ये सही कर सके, करेक्ट कर सके किसको? जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिजाइन इश्यूज है जीएसटी के अंदर, जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए, जैसे करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर थे उसको ठीक करने के लिए, टू रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिट, जो आईटीसी है उसको, जो धंधल मतलब एक तरीके से ना चोरी हो रही है इनकम टैक्स या कुछ भी घोटाला अगर आईटीसी में हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के। तो जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टक हो रखा था उसको ठीक करने के लिए बोला। रेजोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स है क्लासिफिकेशन के कि गुड्स में जाएगा, सर्विसेज में आएगा, किसमें क्या होएगा, उसको रिजॉल्व करो, जिससे लिटिगेशंस रिड्यूस होगी हमारे कोर्ट के अंदर। एंड कंप्लायंस अनसर्टेनिटी, प्रोवाइड करो स्टेबिलिटी को एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन जीएसटी रेट्स टू एनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग, ताकि हम बिजनेस प्लान अकॉर्डिंगली कर सके, हम मतलब लोग। रेट कन्वर्जेंस, ये क्या था? रेट रैशनलाइजेशन, इसमें था मेजर फोकस किया गया था रैशनलिज्म ऑफ टैक्स रेट को, मतलब एक्टिव प्लान टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ सिंपलर कंसोलिडेटेड टैक्स स्लैब मैट्रिक्स विद फ्यूअर रेट्स टू रिड्यूस क्लासिफिकेशन लिटिगेशंस। रिड्यूस करने के लिए किसको? टैक्स बर्डन को आइटम्स पे जो मास कंजम्पशन के लिए ज़्यादा कंजप्शन होते हैं उनके लिए उनके टैक्स को कम कर दो, एंड एस्पिरेशन गुड जो हमें चाहिए ही चाहिए उनके टैक्स को जो है प्लीज कम कर दीजिए, ठीक है। मूव टुवर्ड्स अ सिंपलर रेट स्ट्रक्चर, हम सिंपल रेट स्ट्रक्चर में जा सके जिसमें कम स्लैब्स हो, लिमिट करता हो स्पेशल रेट्स को, सिलेक्ट करता हो डीमेरिट गुड्स को। तो कंसोलिडेट करना टैक्स स्लैब्स को, फ्यूअर रेट्स टू रिड्यूस क्लासिफिकेशन लिटिगेशन, और कंपनसेशन सेल्स को क्या करना? फ्रेमवर्क को अलाइन करना रेट्स के साथ मोर एफिशिएंटली विद इन जीएसटी सिस्टम। उसके बाद है कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, की जो कंप्लायंस है उसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? इजी, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या ढंग से रह सको, ढंग से बिजनेस कर सको, जीएसटी की वजह से कोई अड़चन पैदा ना हो। सीमलेस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन रजिस्ट्रेशन रखो, इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमेटेड प्री फाइल्ड रिटर्न्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रजिस्ट्रेशन की बाद में हमें याद ना आए कि हम भूल गए या नहीं किया या हमें करना पड़ रहा है, उसके लिए टाइम लग रहा है, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, उनके लिए जल्दी से जल्दी सीमलेस रखो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रजिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफाइल रिटर्न्स टू रिड्यूस मैनुअल कंप्लायंस एंड मिसमैचेस, ठीक है। एआई पावर्ड रिफंड ट्रैक्स रखो कि अगर रिफंड करना है तो हो जाए, टू एलिमिनेट मैनुअल प्रोसेसिंग स्टेप्स entirely. Faster and automated refunds, particularly for exporters and cases involving inverted duty स्ट्रक्चर। अब ये हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ? हमारे डिस्प्यूट्स कम हो गए, लिटिगेशन कम हो गए, कंप्लायंस स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, स्ट्रेंथन हुआ हमारा कि इकोनॉमिक सेक्टर एनहांस कर गया इंडिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस,
ठीक है, जिससे हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया जीएसटी को इनटू अ मैच्योर स्टेबल ग्रोथ ओरिएंटेड टैक्स सिस्टम, जिसने अलाइन किया इवॉल्विंग नीड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एवोल्यूशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जीएसटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, कैसे कैसे जीएसटी आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में। सबसे पहले हम टाइमलाइन कौन सी स्टार्ट करेंगे, 2000, और ये जाएगी कहाँ तक हमारी टाइमलाइन, 8 जुलाई 2017। ठीक है, एक साथ एवोल्यूशन 2000 में क्या हुआ, पीएम हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तब थे कौन से, अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे हुआ। बोलते हैं जो जीएसटी है वो नरेंद्र मोदी जी लाए, लेकिन इसकी नींव जो थी, फाउंडेशन जो था, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। वो कॉन्सेप्ट लाए थे जीएसटी का इंडिया के अंदर। ठीक है, क्या, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी बोर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, और उन्होंने कमिटी बिठाई टू डिज़ाइन द मॉडल, कि वो मॉडल को डिज़ाइन करें इंडिया के लिए, ताकि वो रिफॉर्म कर सके इनडायरेक्ट टैक्सेस स्ट्रक्चर इन इंडिया। 2003 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स अंडर विजय एल केलकर। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया जिनकी चेयरमैनशिप किसको दी, विजय एल केलकर को, जो एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के। उन्होंने सजेस्ट किया रिफॉर्म्स इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर के इंडिया में। ठीक है, 2003। फिर 2004 में क्या हुआ, आइडिया ऑफ फुल्ली इंटीग्रेटेड नेशनल जीएसटी वाज mooted बाय केलकर टास्क फोर्स। उन्होंने क्या किया, उसको फुल्ली इंटीग्रेट कराया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स अंडर चेयरमैनशिप। उसके बाद आइडिया ऑफ फुल्ली इंटीग्रेटेड नेशनल जीएसटी वाज mooted बाय केलकर फोर्स बेस्ड ऑन वैट। ठीक है, क्या लाए, वैट, बट इट सजेस्टेड दैट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट विल लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स। लेकिन इसमें ये हो गया कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स ले सकेगी, स्टेट गवर्नमेंट विल बी गिवन ओनली ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सीजी है वो ग्रांट दे देगी एसजी को, यानी कमाएगी कौन, मोटा, सीजी। Therefore, it was not adopted because of lack of consent from state government, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हमें ग्रांट नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, एज इट वाज प्रेजुडिशियल टू देयर रेवेन्यू इंटरेस्ट, इनका रेवेन्यू बहुत हद तक कम हो जाता। फरवरी 2006 में क्या हुआ, जो हमारे एफएम फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, कौन, पी चिदम्बरम, श्री पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया, जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। ठीक है, और 2010 से, अब 2010 हो गया। 2011 में क्या हुआ, 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, इंट्रोड्यूस हुई लोकसभा में, टू गिव कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंट्रोड्यूस किया क्या, कॉन्करेंट पावर्स, जो किसको मिलेगी, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, और जो बिल है वो लैप्स हो गया, बिल वॉज सब्सिक्वेंटली लैप्स्ड। ठीक है, उसके बाद मार्च 2011 के बाद दिसंबर 2014 आया। ठीक है, उससे पहले एक मेन जो था, इसने मिस कर दिया है शायद, मार्च में, यहाँ पे मार्च 2011 के बाद देखो क्या हुआ था, मार्च 2013 में, ठीक है, 11 और 14 के बीच में, 13 में क्या हुआ था, जीएसटी-एन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट यार ये केसेस, सॉरी, जीएसटी-एन आया था मार्च 2013 में। उसमें क्या हुआ था, नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, किसके नाम से, जीएसटी-एन, जो कि हमने पढ़ा उसके बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल थी, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देती थी, सर्विसेज देती थी इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी को इंडिया के अंदर, मार्च 2013 में। नाउ उसके बाद दिसंबर 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, 102nd अमेंडमेंट हुई, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, एनडीए गवर्नमेंट ने किया। इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोविजंस को जो लॉ बनाया गया था, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी 19 दिसंबर 2014 से इन लोकसभा बाय एनडीए गवर्नमेंट। अब अगस्त 2016 में क्या हुआ, इट वॉज पास बाय राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016 विद सम चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, एनडीए आया, राज्यसभा लोकसभा ने चेंजेस के साथ पास कर दिया। 8 सितंबर में रिसीव प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई, बिकम कॉन्स्टिट्यूशन बने, फर्स्ट अमेंडमेंट बनी। फिर 1 जुलाई जीएसटी लॉ में एप्लीकेबल हो गया, और 8 जुलाई 2017 में 7 दिन बाद ही कहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, जम्मू कश्मीर। फ्रॉम 8 जुलाई
2017। तो 1 जुलाई याद करना है मेनली आपको, 8 जुलाई याद करना है, मार्च 2013 याद करना है जीएसटी के लिए, बाकी सब, और एक ये 2000, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए, बाकी तो होने तो चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट आया जस्ट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो हमने पढ़ ही दिया। ये थोड़ा सा देखो, 366(12) पे क्या था कि टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन दी सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। 366(26) ए क्या कहता है, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है, सर्विस का मतलब क्या है, कोई सी भी चीज जो गुड्स के अलावा हो। 266(26) बी क्या कहता है, स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी भी आ गई जिसके अंदर लेजिस्लेचर है, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, ठीक है। हमने पढ़ाई बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, इसके अंदर क्या है कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया, मिटिगेशन कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया डबल टैक्सेशन को, और मेक इन इंडिया को भी बूस्ट किया है, कॉस्ट को कम करके रिड्यूस किया, टैक्स बर्डन मेक्स डोमेस्टिक गुड्स कॉम्पिटिटिव, ठीक है, जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव बनाया, सस्ता बनाया है, इंक्रीज किया गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स, इंकरेज कंप्लायंस, बूस्टिंग एक्सपोर्ट, जीडीपी को भी इंप्रूव किया और एम्प्लॉयमेंट को भी इंप्रूव किया। तो ये बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी आ जाएंगे आपके। नाउ दिस इज अ मेमोरी ट्रिक, टैक्स है सबस्यूम्ड वर्सेस नॉट सबस्यूम्ड, ठीक है, सबस्यूम कौन से हो गए थे, सेंट्रल एंड स्टेट, जो मैंने आपको बताया था तब अलग अलग करके लिखना होता है, देखो ये सारे सेंट्रल सबस्यूम्ड हो गए हैं, ये सारे स्टेट के सबस्यूम हो गए, ये नहीं हुए हैं कौन से, पेस, पेस आपका नहीं हुआ है, जिसमें क्या है, स्टिल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, पेस हम ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, ए अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है इस पे, कस्टम ड्यूटी, बीसीडी कंटिन्यूस, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस बाय लोकल गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स यहाँ पे, एंटरटेनमेंट टैक्सेस तो चलो गवर्नमेंट में लगता है, हाँ ठीक है चलो। उसके बाद हमारे रिफॉर्म्स आए थे, अब जब हमने पढ़ा कि 75% जो है मेजोरिटी होनी चाहिए काउंसिल के अंदर तब जाके होगा, तो नीदर द सेंटर 33.3%, ना ही स्टेट 66.67%, उनके पास वीटो पावर है कि वो पास कर सकते हैं डिसीजन अलोन, ठीक है, उनके पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर क्या होता है कि किसी एक ही को पावर दे देना कि वो पास कर सके, क्योंकि हमने 75% मेजोरिटी बोली है, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कितनी है, 3/4, और 1/4 क्या है हमारी, सॉरी 1/3 है एक तो, और एक है 2/3, राइट, तो इन 2/3 यानी इतनी, और 1/3 यानी इतनी, राइट, तो यानी किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है, वीटो पावर नहीं यानी कि कोई भी एक अकेले मिलके क्या खाली या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 75% नहीं कर सकता, जो बोल दिए सारी स्टेट जो है ना वो मिली हुई है, उन्होंने एक साथ जो है हाँ बोल दिया तो इसलिए पावर हो गई, या सेंट्रल मिले हुए नहीं, उनको इकट्ठा करके भी वो नहीं कर सकते, दोनों को प्लस करके ही 75% बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जीएसटीएन, जीएसपी और एएसपी, जीएसटीएन हमें पढ़ा नेटवर्क होता है, ये होता है वो होता है। अब उसके बाद आता है हमारा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स और एएसपी, ये क्या होते हैं, जीएसपीज, ओके, इनको क्या कहते हैं, जीएसपीज और एएसपीज। जो जीएसटीएन है वो क्या है, एक सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल करता है, सर्विसेज को देता है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी देता है कंपनीज को, ताकि वो क्या कर सके, इजीली अपना जीएसटी कर सके, जीएसटी का काम, तो इन्हीं को कहते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, उनको कहते हैं जीएसटी की सुविधा प्रोवाइडर्स, ठीक है। जीएसपी हैव एक्सेस टू जीएसटी सिस्टम, इनके पास क्या होता है, जीएसटी सिस्टम होता है, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन को, टैक्स पेयर को यूज करके दे सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं जीएसटी के, मतलब सिंपल अगर आप मानो, आपको अगर इतना नहीं जाना, ये जो जीएसपी है, जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स है, ये सुविधा देते हैं कि हम आपका काम कर देंगे जीएसटी का, आप हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दो, हम जीएसटीएन पे जाके, जीएसटी नेटवर्क पे जाके आपका जीएसटी का काम कर देंगे। जीएसटी डेवलप्स एप्लीकेशन जिनके अंदर रिटर्न फाइलिंग की, रिकंसिलिएशन ऑफ परचेज रजिस्टर की क्या होती है, फीचर होता है, और वो जो डाटा है एक्सेप्टेंस के लिए, रिजेक्शन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए डैशबोर्ड पे उनके मॉनिटर्स पे शो होता है, और वो उससे वो काम कर सकते हैं। दे मे ऑल्सो प्रोवाइड रोल बेस्ड एक्सेस, जैसे कि डिवाइड वेरियस जीएसटी रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे कि अपलोड करना इनवॉइसेस को, फाइल को रिटर्न करना अमंग द डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स इनसाइड अ कंपनी, मीडियम या लार्ज कंपनी भी हो सकती है।
सकती है। एप्लीकेशन फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स टू मैनेज देयर क्लाइंट जीएसटी कंप्लायंस, उनके कंप्लायंस को देखना, उनको मैनेज करना, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पैकेज, ईआरपी विद जीएसटी सिस्टम एंड एक्स्ट्रा। ये एडिशनल चैनल्स होते हैं बीइंग मेड अवेलेबल। जीएसपी इज एन एडिशनल चैनल मेड अवेलेबल फॉर फैसिलिटेटिंग द टैक्स पेयर्स, ताकि ये क्या कर सकते हैं, हेल्प करते हैं टैक्स पेयर्स को, फैसिलिटेट करते हैं इंटरैक्टिव रिटर्न्स और सिंगल स्टॉप सोल्यूशन के लिए कि एक ही जगह पर इनका सारा काम हो जाएगा। एंड यूजर सर्विसेज इज ऑप्शनल, ये नहीं है कि आपको जीएसपी यूज करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट लिंक प्रोवाइड करता है ये। GSP may take the help of application service providers. ASP is application service providers who act as a link between taxpayer and GSP. ठीक है, ये आपका होगा। Now question answers are the major drawbacks in the indirect tax system। आपको यहाँ पे प्री जीएसटी एरा से पहले क्या क्या दिक्कतें आती थी वो बताना है। डबल टैक्सेशन हो जाता था, ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज बोथ, गुड्स को भी ले लो और सर्विसेज को भी ले लो, कैस्केडिंग इफेक्ट आता था, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट और सर्विस टैक्स की वजह से वैट भी लग जाता था, सर्विस टैक्स भी लग जाता था, नॉन सीई एंड वैट क्रेडिट आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, हमें जो है इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, मल्टी नॉन सब्स्यूम्ड लोकल टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हो रहे थे जिनकी वजह से दिमाग खराब होता था, पता नहीं चलता था, कंफ्यूजन थी बहुत। आर्टिकल 246A क्या कहता है, हमें क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन रिलेशन टू जीएसटी कौन कौन से, 246, 366 और 279A। 269A, तो 246 ये कहते हैं स्पेशल प्रोविजन ग्रांटिंग कॉन्करेंट पावर्स टू लेवी जीएसटी। 69 ए क्या कहता है, अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी सेंटर और स्टेट के बीच में। 79 ए क्या कहता है, सीएसटी काउंसिल बनी थी। 66 में डिफाइंस जीएसटी एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जीएसटी क्या होता है हमारा, ये आईटी की बैकबोन है जीएसटी के लिए, एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। की फंक्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन, फैसिलिटेशन, रिटर्न फॉरवर्डिंग, आईजीएसटी सेटलमेंट कराना, मैच करना आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को और प्रोवाइड करना एमआईएस रिपोर्ट्स टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, एमसीक्यूज है फिलअप्स के लिए। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज हु हैज द पावर टू लेवी जीएसटी, किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी के पास, क्योंकि यहाँ पे इंटर की बात हो रही है, इंट्रा की होती है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों होते हैं। एज पर आर्टिकल 366 पहले जीएसटी का मतलब क्या, कोई सा भी टैक्स जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लग रहा है एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अंडर आर्टिकल 279A हु इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फ्रेमवर्क, नो टैक्स विदाउट लो 246 फ्री लिस्ट जो दे रखी है, जीएसटी डेफिनेशन दे रखे हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, डुअल मॉडल में होता है। नॉन सब्स्टिट्यूट पेस हम याद रखेंगे, जीएसटी काउंसिल को दे रखा है, चेयरमैन कौन होता है, इसका कोरम, डिसीजन, वेटेड मेजॉरिटी 1/3 और स्टेट की 2/3। और कॉम्पनसेशन सेस क्या है, 14% एज्यूम ग्रोथ रेट थी, एक्सटेंडेड मार्च 2026 अप्लाई टू डीमेरिट गुड्स। अगर एक प्रॉपर आंसर आपको लिखना है फॉर द 279 आर्टिकल, under article 279A, what is the exact minimum voting threshold required to pass a resolution within a meeting of the GST council and how is voting part distributed between the union and state। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, टू पास एनी रेजोल्यूशन, किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए होगी, यानी 75% मिनिमम वेटेड चाहिए, वोट्स चाहिए होंगे मेंबर्स के जो प्रेजेंट है। वोटिंग इज लीगली रिक्वायर्ड, वोटिंग स्ट्रेंथ क्या है, वोट अब द सेंट्रल गवर्नमेंट 1/3 यानी 33.3% आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, और वोटिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट इज 2/3 दैट इज 66.67% द टोटल वोट कास्ट। देयरफॉर नीदर द सेंटर नॉर द स्टेट कैन यूनिलैटरली एक साथ जो पास कर सकते हैं रेजोल्यूशन को विदाउट म्यूचुअल कंसेंट, एम्बॉडिंग ट्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें फेडरलिज्म आपको शो होता है। उसके बाद क्या है, एक लीगल टैक्स स्टेटस ऑफ टोबैको एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर द करंट एक्टिव जीएसटी लेजिस्लेशन। तो टोबैको में क्या है, कंप्लीटली विद इन द नेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी की नेट में मतलब टोबैको पे जीएसटी लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सप्लिसिटली रिटेन्ड इट्स पावर्स टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अपनी लेगी, यानी जीएसटी के साथ साथ आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा ऑन इट्स ओवर एंड अबव एप्लीकेबल जीएसटी। देयरफॉर टोबैको इज अप्लाइड टू डुअल टैक्सेशन, क्योंकि इसमें जीएसटी के ऊपर फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से, क्रूड, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल वही यानी एविएशन वाला, और नेचुरल गैस जो है, दीज प्रोडक्ट्स आर करेंटली इनसाइड द लीगल डेफिनेशन ऑफ जीएसटी बट देयर एक्चुअल लेवी हैज बीन टेम्पोरली deferred as per article 246A(5). GST will be levied on these items only from the future date recommended explicitly by the GST council। until then क्या होगा, डायरेक्ट ट्रेडिशनल सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह ये सब लगती है। मैंड्री निमोनिक के लिए क्या था कि ए 5 और पी क्या है, ए एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन परमानेंटली आउटसाइड दी कॉन्स्टिट्यूशन। 5 पीस कौन से हैं आपके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टेम्परली आउट अंटिल काउंसिल जो है आपकी वो नोटिफाई करे। दैट्स इट, योर चैप्टर नंबर 1
For the GST for C enter is also completed, and your lesson number 1 for GU is also completed.